और प्रार्थना के साथ साथ हमें और क्या करना है कि हम 2025 को बेस्ट बना सकें। हम अपने ही दायरे पे कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होती और हम बात कर रहे होते तो हम अलग तरीके से सोचते। तो एज अ लेमैन हम अपने एक्शंस को बेटर रखेंगे। हम सिर्फ अपने अगर इस एस्ट्रोलॉजर को इतना कुछ पता है, ये इतना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये खुद की लाइफ क्यों नहीं चेंज कर सकते? आपको लगता है जो मुकेश अंबानी के सीईओ होंगे वो मुकेश अंबानी से ज़्यादा काम करते हैं, तो वो खुद के लिए मुकेश अंबानी बन जाते हैं। जिन्होंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स खराब कर लिए हैं या कुछ अपने फाइनेंसेस खराब कर लिए हैं, वो क्या करें अब इस साल? देन ये साल तो और ज़्यादा खराब हो सकते हैं क्योंकि अंधाधुंध साल है। हेल्थ की फील्ड में बात करूं तो 2025 कैसा जाने वाला है? थोड़े इन्फेक्शंस हम ज़्यादा देखेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो लोग अपने लिए रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, क्या लोगों को सक्सेस मिलेगी? अगर वो 40 दिन भी अपने रेजोल्यूशन को कर लें तो पूरा साल उसको कर पाएंगे। दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस ईयर। इफ यू स्किप्ड अ डे देन यू बैक टू जीरो। 40 डेज मीन्स 40 डेज, मजे से 40 डेज नहीं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना अच्छा है ये साल? अगर कोई घर लेने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, अगर आपको अभी तक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, जैसे होता है ना, नमस्कार, द जर्नी विदन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूं और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूं। द जर्नी विदन पॉडकास्ट में हमारा एम है कि हम आपको आपकी बेस्ट लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकें, और ये हम करते हैं बाय इन्वाइटिंग आवर गेस्ट, जो हमें हर एपिसोड में एक अलग अलग नज़रिया, एक अलग अलग पर्सपेक्टिव देकर जाते हैं कि हम खुद को कैसे बेहतर समझें। हम अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, लाइफ इवेंट्स, गोल डिज़ाइनिंग, ये जो सब करते हैं, ये कहाँ से आता है, इसके पीछे बॉटम पे कौन सी फीलिंग्स हैं, कौन से थॉट्स हैं, कौन से सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं जो इसे गवर्न कर रहे हैं, और कैसे हम इन बॉटम वाले पैटर्न्स को ठीक करके अपनी लाइफ को रीडिज़ाइन करके अपनी बेस्ट लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विदिन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड अदर गाइडिंग साइंसेस। आज के इस एपिसोड में आपको अपनी लाइफ को देखने के बहुत ही डीप रिफ्लेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। आप आज जहाँ पर हैं लाइफ में, वहाँ पर क्यों हैं? आप अगर अपने रिलेशनशिप्स में, अपने फाइनेंसेस में, अपनी हेल्थ में स्टक फील करते हैं, तो कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको आपको चैलेंज करना चाहिए? आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी जो इंटरनल इंट्यूशन और विजडम है, वो कहाँ से आती है? उसको कैसे नर्चर कर सकते हैं? यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा वायरल रेमेडीज़ और उपाय देने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि आप लोग ये पॉडकास्ट फॉलो कर रहे हैं, आप जानते हैं कि मेरा आइडिया कुछ वायरल या सेंसेशनल करने का नहीं होता है, बल्कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल करने का होता है। तो आपकी लाइफ में एक बहुत गहरा बदलाव आ सके, ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, उसको आज का ये एपिसोड आपको लाने में मदद करेगा। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जय मदान, जो कि एक स्पिरिचुअल मेंटोर हैं और साथ ही इन गाइडिंग साइंसेस की एक्सपर्ट है। शी इज़ एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, सिग्नेचर रीडिंग, फेस रीडिंग एंड और भी बहुत सारी गाइडिंग साइंसेस में इनकी नॉलेज और विजडम से इन्होंने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ को शिफ्ट करने, ट्रांसफॉर्म करने में मदद की है। तो चलिए आज इनके साथ बात करते हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के टूल्स इकट्ठा करते हैं। इस एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो अपनी लाइफ में एक डीप और गहरा बदलाव ला सकें। Let's welcome Dr. Jay Madan on the Journey Within podcast. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। डॉक्टर जय, आप गाइडिंग साइंसेस के बारे में, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु, फेस रीडिंग, सिग्नेचर रीडिंग बहुत सालों से पढ़ रही हैं, बहुत सारे चार्ट्स आपने पढ़े हैं। मैं इस कॉन्वर्जेसन को शुरू करना चाहती हूँ लाइक अ स्केप्टिक, लाइक अ नॉन बिलीवर, कि जैसे मैं इन चीज़ों में, इन गाइडिंग साइंसेस में कोई बिलीव नहीं रखती हूँ। मैं वहाँ से अपने सवाल शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है इस एपिसोड के लिए 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं और इन सबको बकवास मानते हैं, सूडो साइंस मानते हैं, और दूसरी ऑडियंस ऐसी है जो शायद इनमें बिलीव करती हैं। तो मैं दोनों तरफ से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपकी विजडम से फ़ायदा हो सकता है तो दोनों का होना चाहिए, राइट? तो चलिए एज अ नॉन बिलीवर इस कॉन्वर्जेसन को इवॉल्व करते हैं। पहले तो आप नॉन बिलीवर हैं या बिलीवर हैं, पहले तो समझ लेते हैं। आप उसके जैसे तो पूछ रही हैं, पर है क्या, कहीं बीच में है? मैं
बहुत ज़्यादा बिलीवर की तरफ हूँ, लेकिन पूरी बिलीवर भी नहीं हूँ। मतलब हाफ प्रेगनेंसी क्या होती है, या होती है या नहीं दैट्स होती है? व्हाट मुझे भी समझ नहीं आता जब मैं ये आंसर देती हूँ, क्योंकि आई टेल यू वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। जैसे अगर एक सिंपल स्टेटमेंट है कि क्या आप नज़र में विश्वास रखते हो, नज़र लगने में? अगर मैं आंसर दूँ कि नहीं रखती हूँ, जो कि मेरा एक बहुत लंबे समय तक आंसर था कि मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ नज़र के कॉन्सेप्ट में। लेकिन ओवर द ईयर्स जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ती रहती हूँ और फिर मम्मी मिर्ची सर के ऊपर से घुमाती है, तो बिलीव होने लगता है। नहीं, पर ठीक होकर बिलीव होने लगता है या मिर्ची घुमाने से ही बिलीव नहीं, होने लगता ठीक है? होकर बिलीव होने लगता है कि कुछ तो बात है, कि ये मिर्ची घुमाने से कैसे ठीक हो गई। तो कहीं न कहीं जो रियलिटी है वो लॉजिक को चैलेंज कर रही है। पर आपको लॉजिक पता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि लॉजिक है नहीं। वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे जैसे से बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिक की दुनिया में, रैशनैलिटी की दुनिया में सब आंसर ढूँढने, उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी इस दुनिया में जीनी है। बट इसके बियॉन्ड या फिर इसमें से क्या हमें नहीं पता है, क्या मिस कर रहे हैं? व्हाई शुड वी वैल्यू ऑल दीज़ एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ विज़डम्स एंड गाइडेंस? See, to begin with, the whole science is fragmented into one. Ank Shastra, which is numerology or astrology, they were all, they are somewhere connected, synchronized with each other. ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो जब हम बोलते हैं ज्योतिष, it means light of God, right? एंड लाइट आपको प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, आपको सिर्फ गाइड कर सकती है। लाइट कैसे प्रिडिक्शन, यहाँ पे लाइट जल रही है स्टूडियो में, क्या प्रिडिक्ट करेगी कि आप वाइट लगोगे, येलो लगोगे? वो कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। इट कैन ओनली गाइड यू, इट कैन शो अस, रिफ्लेक्ट मोर, मेक थिंग्स ब्राइटर। दैट्स एग्जैक्टली द पर्पस ऑफ लाइट ऑफ गॉड इज He is there to guide you, to give you more wisdom, to give you more clarity, to make things brighter. That's what astrology is supposed to be. उसका काम ही सिर्फ इतना है कि आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको रास्ता बताएं, आपको गाइडेंस बताएं। अब जैसे हर एक चीज़ के लिए एक्सपर्ट्स हैं, इसके लिए भी एक्सपर्ट्स हैं। अगर आप खुद पढ़ लें, समझ लें, मेहनत करें तो खुद भी कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं पता तो आपको किसी से पूछना ही पड़ेगा। जैसे आपको अगर मेडिकल साइंस का नहीं पता और घर में किसी का पैर टूट जाए तो आप ऑर्थोपेडिक के पास या डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना दिखाने के लिए। आपको अपना एक्सरे देख के क्या समझ में आएगा? आपके सामने एक शीट है बट यू कांट रीड इट, इट इज़ देयर बट यू डोंट अंडरस्टैंड इट। डजंट मीन जो डॉक्टर पढ़ेगा वो ठीक से नहीं पढ़ेगा या कुछ गड़बड़ पढ़ेगा। अब जैसे एक रिपोर्ट को एक डॉक्टर 10 तरीके से पढ़ सकता है और 10 डॉक्टर एक ही रिपोर्ट को 10 तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक इसी तरीके से एक आदमी अगर 10 लोग उसको देखेंगे तो 10 तरीके से देखेंगे। अगर मेडिकल साइंस को हम साइंस बोलते हैं और हमारी गाइडिंग साइंस को हम सूडो साइंस बोलते हैं, तो आप मेडिकल साइंस में एक ही डॉक्टर का ओपिनियन लेकर चैन से बैठ के क्यों नहीं इलाज करा लेते? आप क्यों एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर जाते हैं? क्योंकि ओपिनियन डिफरेंट होता है। फिर जिसके ओपिनियन आपको सेम लगते हैं, कन्वीनियंट लगते हैं, आप उस ओपिनियन को मान के बैठ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जय, यहाँ पर ओपिनियंस में बहुत स्टार्क डिफरेंस भी देखने को मिलता है। आपकी मेडिकल साइंस में भी उतना ही स्टार्क मिलता है। एक डॉक्टर बोलता है सर्जरी करा लो, दूसरा कहता है 6 महीने रुक जाओ। एक कहता है मेडिसिन से फर्क आएगा, दूसरा कहता है मेडिसिन से फर्क नहीं आएगा। फिर आप तीसरे ओपिनियन पे जाते हो, फिर चौथे पे जाते हो, फिर जहां आपको एक जमघट मिल जाता है कि ये 2 लोगों का ओपिनियन सेम है तो आप उस तरफ चलने लग जाते हो। ऐसा नहीं होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है कि अगर आप एक चार्ट, अगर मैं अपना ही चार्ट 4 डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेके जाऊं तो अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशंस मिलते हैं और कभी कभी बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। आपके बेसिक नेचर की क्या प्रिडिक्शन है, ये हमेशा सेम मिलेगी, क्योंकि वो आपका भाव है। अगर आप वैसे ही हो जैसे आप हो और आप कुछ नया नहीं कर रहे, आप जैसी जिंदगी चल रही है वैसे रोज कर रहे हो, तो आपको नए रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? इफ यू इवॉल्व, इफ यू ग्रो, देन व्हाट डिसीजंस एंड एक्शंस यू टेक विल आल्सो बी डिफरेंट। अगर आप जड़ हो तो आपके प्रिडिक्शंस किए जा सकते हैं, बट अगर आप इवॉल्विंग हो तो आपके प्रिडिक्शंस नहीं किए जा सकते, आपको गाइड किया जा सकता है। आप कैसे हो ये इस पर निर्भर करता है। डॉक्टर जय, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, न्यूमरोलॉजी की बात करूं, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, अब 140 करोड़ के पूल में से हम बात कर रहे हैं, तो मुझे जो लगता है एक्यूरेसी वर्सेस पूल साइज, अगर आपने सपोज कीजिए कैप्रिकॉर्न के लिए कुछ प्रेडिक्शन की, लिब्रा के लिए कुछ प्रेडिक्शन की, अब 140 करोड़ लोगों में से 12 ही राशियां हैं, तो मानिए 10-10 करोड़ एवरेज सब राशियों के लोग हैं, तो अगर उस राशि में से 10% लोगों के लिए भी वो चीज़ ट्रू हो जाती है जो प्रेडिक्शन की गई है या जो उनके बारे में गाइडेंस आई है, तो ऐसा लगता है कि सबके लिए ट्रू है, बट विच इज़ नॉट द केस। करेक्ट, दैट इज व्हाई वी टॉक अबाउट लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ये भी कहता है कि अगर आप एक भगवान या एक गुरु या एक मंदिर के पास जाते हैं, जैसे हम कई गुरुज के पास देखने ने बोला मुझे यहाँ पर आकर बड़ा फायदा हुआ, मेरा कैंसर ठीक हो गया, 20 लोगों ने और सुना, फिर 20 में से किसी एक का हो गया, तो प्रोबेबिलिटी
उसकी सिर्फ 2 या 4% निकली, लेकिन सुनकर बाकी लोग भी प्रभावित हो गए। हमारा ब्रेन जो है इससे बड़ी कोई मिस्ट्री नहीं है, जिसमें प्लेसिबो इफेक्ट, जिसको साइंस भी डॉक्यूमेंट करके मानता है कि जिस चीज़ को करने से पहले आप पॉजिटिव हो जाते हो, उस चीज़ के रिजल्ट और आपके ऊपर उसके प्रभाव काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाते हैं। सो हमारा ब्रेन इतनी मैजिकली काम करता है जब हम किसी चीज़ को एक अलग भाव के साथ करते हैं। तो वो सबसे पहले तो वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन कि क्या ये चीज़ सेम हो सकती है? अगर 12 करोड़ लोगों के लिए एक राशि है तो नहीं, बिल्कुल सेम नहीं हो सकती और होगी भी नहीं, क्योंकि कुदरत तो एक पत्ती भी दूसरे से रिपीट नहीं करता। लेकिन एक लॉ ऑफ जनरलाइजेशन है कि अगर औरत है और आदमी है एंड थर्ड जेंडर है, तो इन 3 जेंडर्स में सारे आदमी औरत अलग अलग हैं, आँख अलग है, नाक अलग है। आप मैं मुझ जैसे नहीं हैं, लेकिन मैं आप जैसी भी नहीं हूँ। लेकिन हमारे अंदर कुछ बेसिक चीज़ें एज अ वुमन जो कॉमन है। हमारे हार्मोन सेम है, हमें दाढ़ी मूछ नहीं आती है, कुछ को आती भी है पर जनरली नहीं आती है। हम लोगों की चेस्ट अलग तरीके की है, हमारे रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स अलग तरीके के हैं, हमारा इमोशनल भाव अलग तरीके का है, हमारा हार्मोनल सिक्रीशन एक तरीके का है। तो कितना कुछ सेम है लेकिन सब कुछ अलग है। तो जो वो सेम पार्ट जैसे हम मेडिकली या फिजिकली बताते हैं, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजिकली भी बताते हैं। और कितना कुछ अलग है जो बहुत स्पेसिफिक है, जो 2 ट्विंस का भी नहीं मिलता, जो एक घर में रहते हुए 2 बच्चों का भी नहीं मिलता। वो हमारी स्पेशल यूएसपी, हमारी आइडेंटिटी है। बट क्या जनरलाइजेशन गलत है? क्या ये बोलना गलत होगा कि आप और मैं दोनों औरतें हैं? क्या ये बोलना गलत होगा आपकी और मेरी दोनों की मुस्टैश और बियर्ड नहीं आती? क्या ये बोलना होगा कि हमारे फीमेल ऑर्गन्स जो हैं ये एक तरीके के हैं? क्या ये बोलना गलत होगा कि बोथ ऑफ अस कैन रिप्रोड्यूस चिल्ड्रन एंड वी हैव? तो कुछ एक बेसिक चीज तो सेम है ना। औरत ज्यादा क्रिएटिव होती है, ज्यादा इमोशनल होती है, सेंसिटिविटी कुछ नहीं भी होती, कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड भी होती हैं, कुछ ग्लोबल लीडर्स भी होती हैं, कुछ मारकटाई वाली भी होती हैं, कुछ वॉर में लड़ने वाली सोल्जर्स भी होती हैं। पर उसके बावजूद भी एक जनरल चीज है जो उनमें और हम में सेम है। सो एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो एंड स्पेसिफिक डिटेल्ड प्रिडिक्शंस ऑल्सो। इसमें जो ये प्रेडिक्शंस कर रहे हैं या जो आपका चार्ट पढ़ रहे हैं, उनके खुद के इंट्यूशन का कितना रोल होता है? क्योंकि जब मैंने डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर से बात की, इस पॉडकास्ट पर भी हम लगभग 4-5 एपिसोड एस्ट्रोलॉजी पे कर चुके हैं, तो हर बार जो आते हैं एस्ट्रोलॉजर वो यही बताते हैं कि हम इंट्यूशन के थ्रू चलते हैं इसमें। तो इस इंट्यूशन का कितना रोल है और इसको आप ग्रो कैसे करते हो? मतलब पता कैसे चलता है कि अब मैंने 10,000 चार्ट्स पढ़ लिए तो मेरा इंट्यूशन एक तरह से काम करने लगेगा? आप गाड़ी चलाती हैं? हाँ, मैं चलाती हूँ। कितनी रेगुलर? बहुत कम। बहुत जब आप कम। गाड़ी चलाती हैं तो आपको लगता है कि आप एक्सीडेंट करेंगी? हाँ, इसीलिए मैंने ड्राइवर रख लिया। और जब आप गाड़ी चलाती थी तो आपने एक्सीडेंट किया? नहीं। पर आपको डर लगता था। हाँ। तो जब आप गाड़ी चलाती थी और अचानक से कोई गाड़ी आ जाए तो आपके रिफ्लेक्सेस काम करते थे कि गाड़ी इधर से मोड़नी है, गाड़ी ऐसे निकालनी है, अब ब्रेक लगा देनी है, अब बहुत क्लोज आ गए। इट्स अ स्पॉन्टेनियस थिंग। Sometimes you have it and sometimes you don't have it. That is why people do bang their cars even when they are not drunk. तभी लोग अपनी गाड़ी ठोकते हैं, एक्सीडेंट करते हैं जब वो शराब के नशे में नहीं होते, तब भी, बिकॉज रिफ्लेक्सेस काम नहीं किए, वो एक मोमेंट पर सही रिएक्शन काम नहीं किया। क्योंकि आप एक प्रोफेशनली गाइडिंग साइंस में हैं और आप एक माध्यम हैं ईश्वर का, उसने आपको चुना, चाहे आप उसमें माने या ना माने, लेकिन आप एक माध्यम है। यू आर अ कंसल्टेंट, बीट a doctor, be it a lawyer, be it an astrologer or a management consultant. When you're guiding people, then somehow you take responsibility of a level little above, but from a point where you can guide, right? हो सकता है आपका कंसल्टेंट आपसे ज़्यादा अमीर ना हो सकता है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ना हो, लेकिन जिस एरिया में आप पूछने आए हैं, आप इसीलिए पूछने आए हैं क्योंकि उसकी समझ उस एरिया में आपसे ज़्यादा हो। सो सिमिलरली आप जो एस्ट्रोलॉजर चुनते हैं, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा एकम्प्लिश ना हो, लेकिन उस समय है क्योंकि आप गए हैं और आपको ज़रूरत है। सेकेंडली, इंट्यूशन इज गॉड्स ग्रेस एंड यू कैन नेवर कंट्रोल गॉड्स ग्रेस। ये होती है तो होती है और जिस दिन नहीं होती उस दिन नहीं होती। इट्स अ फैकल्टी दैट यू हैव टू ओपन, नर्चर एंड एक्सपीरियंस, जस्ट लाइक लव। यू कैन लव समबडी, पर आप 24 घंटे तो उससे प्यार के मूड में नहीं रह सकते। कभी आप चिढ़ोगे भी, कभी आपका भाव अलग होगा, कभी आप उसके प्यार का ठीक रिस्पॉन्स नहीं दोगे, कभी आप ओवरफ्लोइंग होगे। इट इज जस्ट लाइक अ सिमिलर फीलिंग और अ सिमिलर वाइब्रेशन दैट गोज थ्रू योर सिस्टम। यू कीप ट्राइंग, but it has to happen and it is not in your control.
आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि इंट्यूशन किस तरीके से काम करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है, काउंटर क्वेश्चन जो होता है, वो इसी पर होता है। और आपने दूसरी जो बात की कि हो सकता है कि आपका जो एस्ट्रोलॉजर है या जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है, वो शायद आपके जितना लेट्स से एक एरिया में फुलफिल ना हो सकता है आप ज़्यादा अमीर हो और वो अमीर ना हो इतने। सबसे बड़ा सवाल जो मैं बार-बार देखती हूँ रिपीट होता है, वो होता है कि अगर इस एस्ट्रोलॉजर को इतना कुछ पता है, ये इतना कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये आपको बता सकते हैं कि आप क्या करोगे कि आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, आप सक्सेस पा सकते हो, तो ये खुद की लाइफ क्यों नहीं चेंज कर सकते? ये खुद क्यों नहीं इतना सक्सेस पा सकते? तो क्यों व्हाई डू दे स्टिल लिव इन पॉवर्टी? अगर हम बहुत सारे ज्योतिष को देखें, तो आज भी बहुत कम के साथ वो गुज़ारा कर रहे हैं। आपको लगता है जो मुकेश अंबानी के सीईओ होंगे, वो मुकेश अंबानी से ज़्यादा काम करते हैं, उनको उस सर्टन सेक्ट के बिजनेस की ज़्यादा समझ है, वो खुद क्यों नहीं मुकेश अंबानी बन जाते? ये प्रारब्ध, प्रायोरिटी, रिस्क और रिवॉर्ड की बात है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर जो रिस्क फ्री गाइडेंस दे रहा है, लग क्या रहा है उसका? उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है? एक लैपटॉप, कभी-कभी वो भी नहीं, एक पतरा और बैठ गए। अब चाहे वो मंदिर बैठे, 5 स्टार होटल में बैठे, किसी कॉफ़ी शॉप में बैठे या एक दफ्तर में बैठे या घर के एक कमरे में बैठे, उसकी इन्वेस्टमेंट नहीं है ना। वो घर बैठे-बैठे पढ़ रहा है और कोई ना कोई आ रहा है। पर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप एक तरीके की इंडस्ट्री चला रहे हैं, ये आपका रिस्क और रिवॉर्ड है। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसका ये मोटिव भी हो कि उसको इतना अमीर होना है। समटाइम्स पीपल वांट कंफर्ट, पीपल डोंट वांट मनी and they are very happy in their space. Some astrologers don't want to come out of their comfort zone. They don't want to invest. They are happy. उनकी सोच ही उतनी है, उनका दायरा ही उतना है, और ये हर फील्ड में है। एक डायरेक्टर एक्टर से ज़्यादा फेमस नहीं होता। अब आप डायरेक्टर को बोलो कि भाई तू शाहरुख खान को एक्टिंग करा रहा है, खुद आ जा कैमरा पे। इवन इफ ही इज अ गुड लुकिंग डायरेक्टर, खुद क्यों नहीं शाहरुख खान बन सकता? वो नहीं बन सकता। वो डायरेक्ट कर सकता है, वो पर्दे के पीछे रहेगा, वो उससे कम कमाएगा, वो उससे कम पॉपुलर होगा, येट वो शाहरुख खान को अपने इशारों पे नचाएगा। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। मुझे लगता है ये ज़्यादा सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इन गाइडिंग साइंसेस के, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, न्यूरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है जिसमें, और आपका सिग्नेचर रीडिंग जिसकी आप एक एक्सपर्ट हैं, फेस रीडिंग, ये सारी चीज़ों के, क्योंकि हमें हर चीज़ के लॉजिक नहीं मिलते। जैसा आपने समझाया कि ऐसे तो मेडिकल साइंस में भी हर चीज़ का लॉजिक नहीं मिलता, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा पीछे भागते हैं। और मैं एज अ स्केप्टिक, एज अ नॉन बिलीवर आपसे इसीलिए बात करना चाहती थी, ताकि हम एक फाउंडेशन सेट कर सकें कि लोग आगे इस कॉन्वर्जेशन को देखकर उनका क्या फ़ायदा होने वाला है। तो लेट्स नाउ कम टू द साइड कि मैं अब बिलीवर हो गई हूँ। मैं उन लोगों को भी केटर करना चाह रही हूँ जो जेन्युइनली बिलीव करते हैं, बिकॉज अभी बहुत सारे लोग हमें देखते हैं, तो कुछ लोग बिलीव भी करते होंगे, कुछ लोग नहीं भी बिलीव करते होंगे। तो एक सेगमेंट को हमने केटर कर लिया, तो अब दूसरे सेगमेंट की तरफ आते हैं। एंड बात करते हैं इन गाइडिंग साइंसेस की जो बहुत हमारे शास्त्रों में है। जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ज्योतिष विद्या की बात करें, तो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है जो वेदास में जिसका जिक्र है। तो इनका कुछ फाउंडेशन बेस है जहाँ से निकल कर आए हैं, इवॉल्व हुए हैं। फिर आप जैसे एक्सपर्ट्स ने इनको अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी इंट्यूशन, अपनी गाइडेंस के हिसाब से ढाला है और लोगों को उनकी लाइफ को सॉल्व करने में हेल्प किया है। सो कोई 3 एरियाज ऑफ लाइफ डॉक्टर जय, जहाँ पे ये प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा गाइड कर सकती हैं किसी को, जहाँ हम स्टक फील करते हैं? 3 एरियाज ऑफ लाइफ जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझती हूँ। फॉर मी these are the 3 important P's of life and I always talk about them. That is peace, power and prosperity. या आप प्रॉस्परस होने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, या आप पावरफुल होने की लड़ाई में होते हैं, या फिर आप पीस और शांति चाहते हैं। मतलब इवन इफ यू लुक फॉर लव ईदर टू मेक यू प्रॉस्परस और टू मेक यू फील पावरफुल एंड अचीव्ड और टू मेक यू पीसफुल। तो आप हर कैटेगरी को इस मेजर कैटेगरी में डालकर कहीं ना कहीं फिट कर पाएंगे। एंड आई थिंक लोगों के इससे ऊपर सवाल ही नहीं होते। अगर वो इमोशनली भी कुछ चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये 3 रीज़न ही होते हैं जिसके लिए वो चाहते हैं। सो आई थिंक जितना मैंने समझा है और उसको कैटेगराइज किया है उस चीज़ को, और हमारी हिंदू साइंसेस, हमारा सनातन धर्म जिसको मैं बोलना चाहूँगी, हैज़ ब्यूटिफुली वर्कड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी। जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश, ये 3 मेल ट्रिनिटी है। होली ट्रिनिटी तो घड़ियों की भी है। there are 3 brands which people buy and they call it as holy trinity. But इसी तरीके से माँ काली या माँ दुर्गा, जिस भी फॉर्म में आप उनको माने, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी,
अब यही 3 एरियाज हैं, यही 3 क्वालिटीज हैं. माँ सरस्वती इज अबाउट पीस, बिकॉज नॉलेज भी आपको शांति, सुकून, समझ, अंडरस्टैंडिंग देती है. माँ लक्ष्मी इज अबाउट ऑपुलेंस, इट्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट अचीवमेंट. एंड माँ दुर्गा इज अबाउट पावर, यू नो, गलत से सही पर, सही से और सही पर, और टू कंट्रोल थिंग्स और योर सेल्फ इन विच एवर यू टेक. तो किसी भी दायरे में आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे. और यही एरियाज रहते हैं जहां पर हम हमेशा घूमते फिरते रहते हैं. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें और ज़्यादा सिंप्लीफाई करें, तो अगर मैं बात करूं लेट्स से पर्सनल ग्रोथ के एरिया में, जहाँ पे हम अपने करियर के एम्बिशंस बनाते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर गोल्स बनाते हैं, फाइनेंस को लेकर गोल्स बनाते हैं, अपने ड्रीम्स को रखते हैं, एक लाइफ को डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लाइफ में जंक्शन पर होते हैं और मेजरली होते हैं. अभी तो चलिए गूगल है, पर कभी किसी एरिया में गूगल भी काम नहीं करता. भी आप सैनिक फार्म्स जाएं दिल्ली में, तो आप गूगल को बंद करके साइड रख देंगे, क्योंकि जो चीज़ सैटेलाइट प्रो नहीं है या ऑथोराइज्ड कॉलोनीज नहीं है, वहाँ गूगल कैसे जाएगा? उसके पास भी तो कोई नक्शा, कोई प्लान कुछ होना चाहिए ना. कच्ची रोड कैसे निकालेगा सब जगह? तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? जब गूगल नहीं था तो आप गाड़ी रोकते हो और पूछते हो कि भैया ये बताना कि ये कहाँ है, या किसी स्पेशल एड्रेस पे जाना होता है जो गूगल पिन पर नहीं आता, तो आप आसपास एरिया में रोक के सब्जी वाले से, ऑटो वाले से, गार्ड से पूछते हो ना कि ये वाला बताओ कहाँ पर है. जैसे हमें भी स्टूडियो आना था, तो हमने भी रुक के पूछा गार्ड से कि भैया ये इधर जाना है, किधर से जाएंगे, क्योंकि बस गूगल खत्म हो गया था. सिमिलरली in astrology or in any guiding signs that you believe in, even career counseling is also a similar thing. यू नो, सामने वाला आपके मार्क्स को देखकर, आपके एम्बिशन को देखकर आपको अलग यूनिवर्सिटी, अलग कोर्सेज सजेस्ट करता है, तो आप ट्रस्ट के साथ जाते हो एक करियर काउंसलर के पास कि भैया मैं लॉस्ट हूँ, मुझको बताओ मुझको क्या करना है. सिमिलरली आवर जॉब इज ऑल्सो द सेम. जब आपको लगे आप जंक्शन पे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने सवाल और अपनी लाइकिंग्स अपने दिमाग में रख कर आओ. कम, लिसन एंड सी डज इट सूट यू. क्या ये आपकी सोच से मिलता जुलता है? फिर इस पर और डिटेल में जाओ, और सवाल पूछो, और गहराई में जाओ, एंड इमीडिएटली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज गॉड्स वे ऑफ हेल्पिंग यू. यू नो, हम लोग तो मुफली हैं, हम नहीं होंगे कोई और होगा, हमसे पहले भी थे, हमारे बाद भी होंगे, बट आवर जॉब इज टू डिलीवर what universe wants to deliver it to you, and universe has different ways to deliver to you depending how sensitive you are. कई बार पैसे खर्च कर कर और उसको बड़ा एक फॉर्म में कर कर ही हमको समझ में आता है, बट योर बॉडी इज ऑलवेज टेलिंग यू. आपको एसिडिटी होती है तो आपका शरीर बताता है ना कि भाई छोले भटूरे मत खा, तेरे को नहीं सूट कर रहा है, रुक जा. पर हम नहीं सुनते हैं जब तक अपने पेट में बड़ा मेजर गड़बड़ नहीं कर लेते हैं. यूनिवर्स इज ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू इन सेवरल वेज. कभी आपको कुछ नंबर दिखाते हैं जिसको आजकल इंजन नंबर्स बोलते हैं, 1111, 2222, 333, 5555. करेक्ट. सो यूनिवर्स ट्राइज टू टेल यू इन डिफरेंट वे, पर हम इतना अपने आप पे भरोसा नहीं कर पाते. फिर हमें डाउट होता है, अरे ये मुझे दिखा, कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा. तो इमीडिएटली जैसे ही हमने बोला अच्छा तो हो नहीं रहा, हमने उस पॉसिबिलिटी को खत्म कर दिया. जैसे एक छोटा बच्चा, सेंसिटिव बच्चा, आपका बच्चा, डू यू हैव अ चाइल्ड? नो, नॉट येट. ग्रेट. सो व्हेन यू विल बी अ मदर यू विल अंडरस्टैंड. जब बच्चे छोटे होते हैं ना, और वो आपका टेम्परामेंट देखते हैं, वो देखते हैं कि आप काम करते हो, आप जल्दी इरिटेट हो जाते हो, तो वो बच्चा आपके पास आने की कोशिश करता है और आपको गले लगाने की कोशिश करता है व्हेन यू आर बिजी इन समथिंग, और आप सडनली झटक देते हो बच्चे को कि बिजी हूँ अभी मत करो. 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथी बार वो बच्चा आपके पास आना बंद कर देता है. वो दूर से आपका माहौल दिखता है और गायब हो जाता है. Similarly, our intuition or universe also, our intuition is nothing but voice of universe, क्योंकि वो आपकी नॉलेज नहीं है. जैसे हम बोलते हैं देश और विदेश, यानी कि मेरा देश और जो मेरा देश नहीं है, दूसरा देश है, दैट इज विदेश. ऐसे ही ज्ञान, वो नॉलेज जो मुझ तक आई, और विज्ञान यानी कि आपका ज्ञान जिसको मैं सुन रही हूँ और मान रही हूँ, बट इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिसको हम साइंस बोलते हैं, विज्ञान. किसी और ने रिसर्च किया बट हम मान रहे हैं, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग इट, बट दैट इज नॉट माइंड. जो चीज़ आपको मिलती है दैट इज ज्ञान. सो इंट्यूशन इज वॉट इंक्रीजेज योर विजडम. ये ज्ञान है, ये आप तक आता है और इसको परा ज्ञान बोलते हैं, यानी कि समथिंग दैट डजंट बिलोंग टू यू एंड यू डोंट नो वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. तो वो आपके पास बिल्कुल धीमी आवाज में आती है, एक बच्चे की तरह. जब आप 2 बार झटकते हैं, 3 बार झटकते हैं, डाउट करते हैं, नेगेटिव रिमार्क मारते हैं, वो आना बंद कर देती है. फिर आप दूसरे के पास जाते हैं, फिर ईश्वर आपको दूसरे तरीके से बोलता है, और फिर
दूसरे तरीके से बोलने के बाद आपको फिर मैसेज मिलता है, फिर आप कहते हैं बकवास, पहले अपना तो फ्यूचर बना ले, मुझे क्या बताएगा, मुझे क्या तरीका बता रहा है पैसे का। फिर वो वापस बोलना बंद कर देता है। फिर आपका मन में वापस सवाल और क्लैरिटी का आता है, फिर यूनिवर्स प्रोवाइड करता है, फिर आता है, फिर प्रोवाइड करता है, पर आप मानते ही नहीं। बारिश तो हो ही रही है, अपना घड़ा सीधा करना पड़ेगा। डॉक्टर जय, आप सिग्नेचर रीडिंग में भी एक्सपर्ट हैं। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के सिग्नेचर्स को डिकोड करती हैं। अच्छा, मुझे सिग्नेचर रीडिंग को क्यों समझना चाहिए और वहाँ से मैं कैसे गाइडेंस लेके अपने सिग्नेचर में क्या फेरबदलाव कर सकती हूँ जिससे माय किस्मत विल चेंज या मेरी डेस्टिनी बदल जाएगी? जब हम सब स्कूल जाते थे तो हमको एक ही तरीके से लिखने के लिए एक वर्कबुक मिलती थी, जिसमें हम ए को कर्सिव तरीके से लिखते थे, बी को लिखते थे, सी को लिखते थे। आज भी वही एजुकेशन का पैटर्न है और जैसे हालात हैं काफ़ी सालों तक वैसा ही रहेगा। तो हमको एक ही तरीके से लिखना सिखाया गया, पर जब आपने बिना उस लाइन वाली कॉपी के लिखना शुरू किया तो आपकी हैंडराइटिंग अलग हो गई। फिर आप 5th में गई, अलग हो गई। फिर पेन से लिखना शुरू किया 6th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड में, तो अलग हो गई। फिर कॉलेज पहुंचते पहुंचते अलग हो गई। तो आपकी हैंडराइटिंग हर समय इवॉल्व होती रही। इसको किसी ने गाइड नहीं किया, एक ही तरीके से सिखाया गया, बट ये अलग बनती चली गई। वो अलग कौन डिसाइड कर रहा है, वो कैसे बनी? दैट इज़ अ पैटर्न ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप अगर फर्नीचर स्टोर में जाती हैं या कपड़े की दुकान में जाती हैं, यू गो टू अ स्टोर टू बाय क्लोथ्स, तो वहाँ पे 100 कपड़े हैं, आपने 2 अपनी पसंद से लिए, लेकिन आपने 100 देख के 2 लिए, और अगर मैं जाऊंगी तो हो सकता है मैं 3 अलग लूं या 2 अलग लूं। तो वो एक ही दुकान, हमने भी एक जैसे टाइम पर एक चीज देखी, बट अलग अलग चीज पिक की थी, बिकॉज आपकी और मेरी पसंद अलग है। तो पसंद और बिहेवियर इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। सो हैंडराइटिंग रिफ्लेक्ट्स ऑफ योर ट्रू नेचर, आप कैसे हो। बट सिग्नेचर रिप्रेजेंट्स ऑफ योर फाइनेंशियल पोजिशन और योर फसाड, आपकी पर्सनैलिटी। एक मैं हूं और एक जो मैं आपको और दुनिया को दिखाती हूँ जो मैं हूँ। तो मेरी हैंडराइटिंग मैं हूँ और जो मैं दिखाती हूँ ये मेरा सिग्नेचर है। और सिग्नेचर कहाँ काम आता है, कहाँ चलता है? तो बैंक्स आपको सिर्फ सिग्नेचर के फॉर्म में जानता है। आपको चेक के लिए फोटो नहीं लगानी पड़ती, आपको सिग्नेचर करना पड़ता है। जब वो ठीक नहीं होता तो चेक वापस आ जाता है। तो बैंक आपको सिर्फ आपके सिग्नेचर से समझता है, चाहे वो डिजिटल सिग्नेचर हो या वो पेपर पर हो, पर है तो सिग्नेचर ही। तो वो जो सिग्नेचर है आपका, ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, या आपका काम करने का तरीका बताता है, या आपकी आउटवर्ड पर्सनालिटी बताता है। तो जब आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस करते हैं तो आपके सिग्नेचर में चेंजेस आते हैं, या आप जब सिग्नेचर में चेंजेस करके उसको पक्का कर लेते हैं कि आपके सबकॉन्शियस को ये नया सिग्नेचर याद हो गया, तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे अगर आप हेल्दी खाते हैं तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है, पर अगर आपकी बॉडी हेल्दी होती है तो आप हेल्दी खाना भी पसंद करते हैं। जैसे वो 2 वे साइकिल चलता है, ठीक इसी तरीके से जब आपके सिग्नेचर में एक सर्टन पैटर्न होता है और आपका दिमाग में शिफ्ट आता है, तो आपकी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में ऑटोमेटिकली चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जय, जब हम 18 इयर्स के हो रहे थे, जब हमारे डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, आधार कार्ड, पासपोर्ट तो खैर जल्दी बन जाता है, उस टाइम पे हम अपने साइन करते हैं, बैंक अकाउंट्स बनाते हैं तो अपने सिग्नेचर बनाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग वो साइन कभी चेंज नहीं करते हैं, वो सिग्नेचर वही स्टक कर जाता है। वही सारे लोग 18 के बाद कभी चेंज भी नहीं होते। पर हम कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस नए नए सीख रहे हैं, हम नहीं होते। लोगों से मिल रहे हैं। साइकोलॉजी ये कहती है कि एक बच्चे का 60% ब्रेन डेवलप हो जाता है जब वो 5 साल का होता है विद द सबकॉन्शियस माइंड। तो हम तो 5 साल की उम्र में ही अपना सिस्टम तैयार कर लेते हैं कि मैं सेंसिटिव हूँ, मुझे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, मुझे धक्का मारो तो मेरे अंदर फ्यूल क्रिएट होती है। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ चेंज होता है? हम उसी के आसपास दौड़ते रहते हैं, उसी की कन्वीनियंस के हिसाब से अपने आप को बदलते रहते हैं, बस। जो 18 इयर्स पे आपने, या जब भी आपने अपना बैंक अकाउंट बनाया या डॉक्यूमेंट्स बनाए, अपने एक फाइनल सिग्नेचर अपना कर दिया, अपने स्कूल के, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स 80% लोगों के चेंज हो जाते हैं। एक पासपोर्ट से दूसरे पासपोर्ट पे स्ट्रोक चेंज हो जाते हैं। तो मतलब मैं उन 20% में से हूँ जिन्होंने कुछ नहीं, बिकॉज मैं तो उसी सिग्नेचर को कि अरे कौन डॉक्यूमेंटेशन में चेंज कराए। बीच में 1-2 ऐसे आइडियाज भी आए कि नया इवॉल्व किया जाए, बट देन सब डॉक्यूमेंट्स में जाके चेंज करना पड़ेगा, चलो छोड़ो। तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की जो स्टेटस या माइंडसेट तब था वो आज होगा, आपकी पर्सनालिटी का जो बिहेवियर तब था वो आज होगा। When we change, we bring a stronger change to our system. And people don't want change, people want comfort. ये 2 C में से
लोग चेंज को नहीं चुनते हैं, लोग कंफर्ट को चुनते मैंने हैं। तो कंफर्ट को ही चूज किया जब सिग्नेचर की बात करूं, या अक्सर लोगों को मैं जानती हूं जिनके पिछले 20 सालों से वही सिग्नेचर हैं जो इवॉल्व नहीं हुए हैं। तो वन ऑफ माय फ्रेंड, अ वेरी पॉपुलर एक्टर नाउ, जिन्होंने अपना नाम चेंज किया, और उनके जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, शी ओनली टोल्ड मी कि यार तू कंसल्ट कर, तू अपना नाम एडजस्ट करा, आई फील देयर इज समथिंग देयर। एंड आई स्पोक टू दैट मैन ऑल्सो, बट देन आई वाज लाइक सब जगह चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं कितना इफेक्टिव होता है। लाइक यू नो, लाइक आई सेड कि मैं इन चीज़ों में अभी तक मैं नॉन बिलीवर थी अपनी जिंदगी के एक बहुत लंबे टाइम तक। अब मैं थोड़ा बिलीवर की तरफ आ रही हूँ, लेकिन मैं वो यू सेड ना हाफ प्रेग्नेंट क्या होता है, मैं वो हाफ प्रेग्नेंट वाली विच इज द वर्स्ट स्टेज, वहीं पे हूँ अबाउट ऑल दिस। तो आई कुड नेवर टेक So दैट comfort zone is the only zone where nothing grows, या you know, and actually nothing grows because you choose comfort over change. वो इन चीज़ों पर भी अप्लाई होता है हर चीज, कि आप अपना सिग्नेचर के लिए भी विजिलेंट है कि नहीं है। हर चीज। जब आपकी लाइफ में आपकी पसंद से कुछ नहीं होता तो आप सब तरफ देखते हो, क्या हुआ, क्या करूं, कैसे करूं, क्या ठीक करना है। लेकिन जैसे लोगों को भगवान ना करे, पर जब कैंसर होता है दे गो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, खाने से लेकर, पानी से लेकर, वास्तु से लेकर, कैसे एस्ट्रोलॉजी लोगों से के साथ लेकर, हैंग आउट करेंगे। सब कुछ बदल जाता है बिकॉज दे नो इट्स एन इमरजेंसी। अब तो जीवन और मौत का सवाल है, जो अब नहीं बदले तो क्या होगा। जैसे सिगरेट पीते रहो, पता है इट कैन लीड टू कैंसर, इट कैन लीड, लेकिन जब वो स्टेज आ जाती है तो धक से माइंड चेंज कर लेता है और वो बदल छोड़ जाता है, देता वो है। छूट जाता है। बिकॉज राइट नाउ चेंज इज एन इमरजेंसी। Similarly, when growth is not an emergency, you don't look around what is going wrong. And when you don't look around, how do you find it? जैसे मुझे आदत है, जब मैं मेल देखती हूँ तो मैं like a child, I still ask for, you know, my wish and I look for a red car कि अब मेरे को लाल गाड़ी दिखेगी तो ही मैं खोलूंगी, तब तक मैं बात नहीं करूंगी। तो वो 3 मिनट 4 मिनट जब तक मुझे लाल गाड़ी नहीं दिखती, आई एम लाइक लुकिंग फॉर अ रेड कार। बट जब मेल नहीं होती, देन डू आई लुक फॉर अ रेड कार? नो, आई डोंट केयर। मैं फोन पर हूँ, काम कर रही हूँ, कितनी रेड कार गई, कितनी रेड कार गई। जब तक मैं ढूंढ नहीं रही हूँ, मुझे मिलेगा कैसे? तो जब तक वी आर नॉट लुकिंग फॉर ग्रोथ, एवरीथिंग इज ओके। But when you look for it, then everything around you, in you, around you has to grow. सो डॉक्टर जी कितनी चीजों पे ध्यान दें? हर पर। न्यूमरोलॉजी पे ध्यान दें, सिग्नेचर चेंजिंग पे ध्यान दें, अपने फेस की स्ट्रक्चरिंग पे ध्यान दें कि कैसे बदल रहा है ओवर द इयर्स, अपने ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ को लेके 10 चीजों पर हमें ध्यान देना है। अगर आप अपने पर भी ध्यान नहीं देंगी तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करती हैं कि आपको कोई मिले जो आप पे ध्यान दे? तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि हमें हर चीज के लिए फिर एक कंसल्टेंट चाहिए? केयर एंड ऑब्सेशन में बहुत पतला फर्क है। बीइंग सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग डजंट मीन यू आर ऑब्सेस्ड, इट ओनली मीन्स यू आर सेंसिटिव एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। अगर मैं आपकी 2.5 साल पुरानी पिक्चर देखूं, आई कैन फिगर आउट द चेंज इन दिस, लाइक दिस, बिकॉज आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ टू बी सेंसिटिव। तो जब मैं अपने अंदर भी वो चेंज देखती हूँ तो मुझे फट समझ में आता है। अगर मैं कोई चीज़ खाती हूँ तो मुझे पता होता है कि ये नहीं खानी चाहिए थी यार, ये गड़बड़ हो गई, स्टमक को समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज दैट्स द सेंसिटिविटी आई हैव डेवलप्ड। इंट्यूशन एंड सेंसिटिविटी इज द सेम कॉइन के दो पहलू। सिक्के। If you are not sensitive, you can never be intuitive. If you are intuitive, you'll always be sensitive. और ये डेवलप करना पड़ता है, ये लाना पड़ता है अपने अंदर, ये क्रिएट करना पड़ता है, इसको रोज नर्चर करना पड़ता है। और जब आप इसको नर्चर करते हो तो आप ट्रांसफॉर्मेशन देखते हो, विच इज नॉट लेस देन मैजिक, बट इट ओनली हैपन्स व्हेन यू आर रेडी टू चेंज। जैसे मैं देखती हूँ लोगों को जो जीवन भर एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, एक ही तरफ सोते हैं, और जब उनका पार्टनर उस तरफ सो जाता है तो बोलते हो मेरी साइड छोड़। मतलब आपका दिमाग इतना जड़ हो गया है कि आपको दूसरी साइड नींद भी नहीं आएगी। तो what kind of change and evolution you're giving to your mind? Each day, if you're not doing anything new, then you are not growing. The whole damn idea of having a podcast, internet, social media is to bring change. But you're watching, you're not changing. And if you're not changing, then you can keep watching like a dog, or you can keep reading like a parrot. That will be an animal instinct. You will not evolve. हर दिन अगर कुछ नया नहीं आ रहा है तो आपकी जिंदगी में कुछ ग्रो नहीं होगा। तो एब्सोल्युटली यू नो, अपने जिंदगी में नए आने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आई बिलीव इन लर्निंग क्वाइट अ लॉट, तो मैं बहुत सारे कोर्सेज। लर्निंग इज नॉट इनफ, अप्लाइंग इज इम्पोर्टेंट। What you are learning, are you applying one it. new thing every day? Are you practicing one new thing every day? If you're not, then we are learning like parrots, and we can be parrots for life. We can be the greatest parrots, but that doesn't make you a wise sage. I really hope कि
लाइक आई एम सेइंग इट अगेन, कि जो लोग ये सुन रहे हैं वो ये सब अपनी लाइफ में भी रिफ्लेक्शंस को ले पाएं, क्योंकि जब आप ये बात कर रही हैं तो मैं अपनी लाइफ में भी झांकने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे क्या डॉट्स कनेक्ट हो सकते हैं, बिकॉज आई कॉन्स्टेंटली लुक कि कहाँ से एक नया एवोल्यूशन का हमें जरिया मिल सकता है. लाइक यू सेड कि एवरी डे इज लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी. आपको कहीं से किसी इंसान से कुछ नया पर्सपेक्टिव मिल जाता है, एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव दैट यू हैव, और वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होने चाहिए. दैट इज व्हाट द होल आइडिया ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट. Perspective is only based on sensitivity. Opportunity is based on luck, जो आपके हाथ में नहीं है. आप अचानक किसी से मिल गए, उसके थ्रू क्या रास्ता खुले, क्या हो, it's just an opportunity. Your action is the only thing in your hand. वो हम इसके अलावा हम कुछ और कर ही नहीं सकते. हम उसको कर्म बोलें, उसको हम बहुत अलग साइंस में लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ साइंस, नो, इट्स अबाउट एक्ट. एंड कर्म पर कभी कोई पाप नहीं लगता, इंटेंशन पर पाप लगता है. एक टेररिस्ट भी मार रहा है और एक सोल्जर भी मार रहा है, एक्शन तो दोनों का सेम है. इंटेंशन क्या है? वो रिवेंज के लिए कर रहा है, ये प्रोटेक्शन और डिफेंस के लिए कर रहा है. तो इसको मेडल मिलता है और उसको सजा मिलती है. सो व्हाट इज योर इंटेंशन डिसाइड्स कि आपने क्या किया और सही किया कि गलत. एक्शन तो एक्शन है. सो इट्स अबाउट एक्ट एक्ट एक्ट. इंटेंशन क्या है वो तो अंदर की बात है, वो तो आप ही जानते हैं, और उसी से रिजल्ट मिलता है. कर्म से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है. कैसे मिल सकता है? आप अपने बच्चे को थप्पड़ मार रहे हो उसके बेटरमेंट के लिए, तो आपका गलत पाप थोड़ी ना है. आप पड़ोसी के बच्चे को जलन में थप्पड़ मार रहे हो या इरिटेट होके थप्पड़ मार रहे हो, बट योर इंटेंशन इज रॉन्ग, हेंस इट्स अ बैड कर्मा. बट थप्पड़ तो दोनों ही सिचुएशन में मारा, एक्ट तो सेम है. करेक्ट. सो कर्मास कैन नेवर गिव यू पाप और पुण्य. इट्स योर इंटेंशन. दिस इज वेयर वी हैव टू गो, नॉट ऑन एक्शन. एक्शन तो हर समय करना है. कई बारी हम लोग एक्शंस को लेके इतना ऑब्सेस हो जाते हैं, इतना पीछे पड़ जाते हैं कि मुझसे गलत हो गया, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन मुझसे एक्ट हो गया, तो इतने गिल्ट में चले जाते हैं, तो वहां बात खत्म हो जाती है. हाँ, कि मेरी इंटेंशन नहीं थी, अब हो गया, बात खत्म, चलो आगे बढ़ो. और कई बारी इंटेंशन बहुत ज्यादा आपकी डार्क होती है, लेकिन आपके कर्म, वर्ड्स आपके मीठे मीठे होते हैं. हमें अपने तो बुरे लगते ही नहीं ना. अगर अपनी इंटेंशन पता ही ये गलत है तो बदल नहीं लेंगे, वो तो जस्टिफाइड हो जाती है. कई बार ऐसा ना बड़े एक्टिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी होता है डॉक्टर जय, कि हमें पता होता है हमें इंसान पसंद नहीं है, या हम इसके लिए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा एक ऑब्लिगेशन है. जैसे अगर मदर इन लॉज की बात करूं या जो लोग साथ रहते हैं उनकी बात करूं. पर इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ये ज़रूरी नहीं है कि आप बुफे में हो और आपको सारी चीज़ पसंद आए और आप अपनी थाली में डालकर सब चीज़ को खाओ. पर इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपको बैंगन पसंद नहीं है और उसकी 2 डिशेस रखी है तो आप उस पर थूक दें. वॉट यू डोंट लाइक यू डोंट एक्सेप्ट, but doesn't mean you'll be disrespectful to what you don't like. ये हमारे कमेंट्स में ना 2 रिलेशनशिप के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एक तो मदर इन लॉ और एक हस्बैंड या वाइफ स्पाउस के साथ, और एक तो इसीलिए मैं ये कॉन्वर्जेशन में रिलेट करने की कोशिश करती हूँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ कि डिफरेंट तरीकों से हम उसे देख पाएं और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई और सॉल्व कर पाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं वी फील सो स्टक इन दीज सिचुएशंस, और फिर वहीं उसी सोच में अटके रहते हैं. एंड देन हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, सेंसिटिविटी, इंट्यूशन, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वी आर जस्ट स्टक इन दैट वन थॉट. तो आई रियली होप कि एक नया लेंस मिला है थ्रू डॉक्टर जय मदान टू सी इट. मैंने बहुत सारे योगीज, योगा टीचर्स जो हैं उनसे भी बात की है इस पॉडकास्ट पर, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट से भी बात की है, एंड यू एज स्पिरिचुअल मेंटर आर गिविंग मी अ डिफरेंट लेंस टू लुक एट दिस. बट एसेंशियली जो सारी के सारे एक्सपर्ट्स हैं, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं इनर कंपस की तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं, दैट यू हैव टू चेंज हाउ यू लुक एट इट, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि ऐसा ना हो, ये वैसा ना हो, ये बदल जाए, वो बदल जाए. बिकॉज क्या बदलेगा, दैट इज नेवर इन आवर हैंड्स. जूते पहनते हैं या रास्ते पे कारपेट चलाते हुए चलते हैं? जूते पहनते हैं. सो हम खुद पे ही काम कर सकते हैं, हम रास्ते पे कोई काम नहीं कर सकते हैं. सेकेंडली, जब तक यू डोंट चेंज यू डोंट सी अ चेंज. देयर इज नो अदर वे. आई विश देयर वाज. थर्डली, अपने आप को बार बार समझाना पड़ता है, दिमाग फिर इस तरफ जाता है. बट यू कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी, नीदर यू कैन क्रिएट एनर्जी. यू कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर. सो व्हेन यू फील दैट, for example, mother-in-law or your husband, they keep poking and saying a thing which you get bugged off कि ये क्यों बोलते हैं, मुझे नहीं पसंद, ये क्यों बोलते हैं. But each time you get irritated and it's the same feeling that comes to you, and I'm saying it out of practice, I'm saying it out of my experience, and when it used to happen to me, and अभी भी कभी कभी होता है, ऐसा नहीं मैं संत बन गई हूँ, but I come back. I know how to come back. Not catch, I know how to transform now. तो जब ये होता है तो मेरा एक कैच लाइन है अपने लिए. I always like to have remote of my life either in God's hand or in my hand. There is no third person. I don't like it to be at a third place. So each time somebody triggers and there's a common
natural feeling or a emotion that comes up. Could be irritation, anger. jealousy तो डिफरेंट है, इस पर बाद में बात करेंगे. बट सपोज इरिटेशन की क्यों बोलते हैं, मतलब इट जस्ट इरिटेट्स मी. आई इमीडिएटली गेट बैक टू माई सेल्फ एंड से मैंने फिर रिमोट उधर दे दिया, वापस लो. सो आई टेक द रिमोट फ्रॉम देम एंड आई पास इट ऑन टू गॉड. ऐसे चैनल बदल दे यार. सो वन हैज टू create it in a way your brain gets an exercise to do and you enjoy it, क्योंकि इसको नया काम मिल जाता है. इसको लगता है बजाय मैं इसमें डीप जाऊं, मैं फट बाहर निकल के दूसरी तरफ चले जाऊं. यू हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट अ ऑपरेंडो सिस्टम इन योर सिस्टम. आपको इसको ऑपरेट करना आना चाहिए. यू नो, अगर आप टीवी देख रहे हो और क्राइम पेट्रोल में कोई बच्चे को ब्रूटली मार रहा है, तो आप क्यों देखोगे? फट चैनल बदल दो. आप क्यों वो पूरा सीन देखोगे जो आपको तकलीफ दे रहा है? तो आप फट रिमोट लेके चेंज कर दोगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. इफ दिस इज ट्रबलिंग यू, इमीडिएटली टेक द रिमोट एंड शिफ्ट इट, प्रेस अनदर चैनल. अपना ही तो खेल है. यू नो डॉक्टर जय, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ और आप जो बातें कर रही हैं मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्रैक्टिस में लाई हैं ये चीज़ें और ट्रांसफॉर्म खुद को किया है. नाउ आई एम हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो. लेकिन अगर यही कॉन्वर्जेशन हम 10 साल पहले करते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो वहीं पर है जहां मैं 10-15 साल पहले थी, जो इस बात में बिलीव नहीं कर पाते कि ऐसे कैसे पॉसिबल है. कोई बात नहीं, नेचुरल रिएक्शन तो वही है. उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है. बट परेशानी में भी सुकून तो ढूंढो कि ये मेरी चॉइस है कि मुझे परेशान रहना है, मुझे नहीं बदलना है. इट्स ओके, बी लाइक दैट, देयर इज नो प्रॉब्लम. गुस्सा तो आएगा ही, वो तो नेचुरल है ना. अगर उसने ऐसा बोला है तो मुझे ऐसा ही रिएक्ट करना है. रिएक्शन इज कंप्लीटली इन योर हैंड. एंड अगर रिएक्शन के बाद सुकून नहीं है तो क्यों रिएक्ट करो? अगर बोलकर चिल्लाकर जवाब देके सुकून मिल जाता है तो वो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर उसमें भी सुकून पाओ. गुस्सा करके और गुस्सा होने का क्या पॉइंट है? एंड रिजल्ट क्या है ये तो देखना है. अगर बोलकर चिल्लाकर गिल्ट में आना है तो वो और खराब फीलिंग है. हमको आसमान से टपक के खजूर में थोड़ी ना जाना है. एक तकलीफ से दूसरी बड़ी तकलीफ में आके क्या करेंगे? इफ इट इज गिविंग यू कंफर्ट एंड जॉय एंड प्लेजर, डू इट. चिल्ला के सॉल्व कर लो. करेक्ट. बट अगर नहीं हो रहा है, चेंज योर थ्योरी. एग्जैक्टली. मैंने भी लाइफ में कुछ इस तरह की बातें सुनकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखा कि यार सॉल्व तो नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा. इसमें तो सोल्यूशन नहीं है, तो यही करते रहो पूरी जिंदगी और फिर उसी दुख में जीते रहो पूरी जिंदगी. एंड दैट गोज फॉर ऑल ऑफ द इमोशंस. जब तक हम उनके जो एसेंस है उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करते, जैसे गिल्ट इज अ वेरी हैवी इमोशन, शेम इज अ वेरी हैवी इमोशन. हमारे बैकग्राउंड से, कहाँ से हम आ रहे हैं, क्या हमारी अब तक की जर्नी रही, किन लोगों के आसपास हम हैं, बहुत सारे इमोशंस वहां से हमारे कनेक्टेड है और इतने हैवी हैं कि आपको नीचे की तरफ डालते रहते हैं. तो इन पर काम करके ऊपर निकल पाना एंड लाइफ को सिंप्लीफाई कर पाना, सॉल्व कर पाना. लाइक अगर गिल्ट लेके सॉल्व हो रही है तो चलो गिल्ट लेके तो कर लो सॉल्व. आपने 10th तक मैथ्स करी थी? हाँ. कोई ज्योमेट्री के क्वेश्चन कभी रिजॉल्व किए? हाँ. तो जब कोई ज्योमेट्री की इक्वेशन या कोई न्यूमेरिकल इक्वेशन आती है मैथमेटिक्स में, जिसमें पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर ऐड करना होता है, फिर माइनस करना होता है, पर नीचे हमें हिंट में आंसर दिया होता है और हमको पता होता है हमको ये आंसर लेना है, लेके आना है. तो हम उसको 3 तरीके से करते हैं. पहले हम प्लस करते हैं, अरे ये आंसर नहीं आया, अब ये मल्टीप्लाई कर फिर जोड़कर फिर ये माइनस करके देखते हैं. वी ट्राई डिफरेंट वेज बिकॉज वी हैव टू कम डाउन टू दैट आंसर टू स्कोर वेल और टू फील कि ये ज़रूरी है. सिमिलरली लाइफ में जो वो आंसर है, दैट इज़ योर हैप्पीनेस, that is your joy, that is your peace of mind. जब कोई आंसर उसी पर लाना हो तो सारे जोड़ तरोड़ करके देख लो, चिल्ला कर देख लो, शांत रहकर देख लो, नई चीज करके देख लो, बट ट्राई करो एंड सी कहाँ से वो आंसर आ रहा है. जहां से आएगा उस चीज को अपना लो. जितना सिंपल ये बोलने में लगता है डॉक्टर जय, उतना ही सिंपल करने में है. जब तक हम ऐसा सोचेंगे नहीं, हम ये कहते रहेंगे कि उतना सिंपल करने में नहीं है, करके देख लो. नहीं होगा तो वापस मुश्किल कर लेंगे. मुश्किल में तो है ही, जब अपने वर्स पे ही हैं तो खोने को क्या है. लेट्स ट्राई. इससे नीचे जाने को ही कुछ नहीं है. अगर इतने ही खराब दिन है और पड़ाव में है तो अलग करके देख लो, क्या पता ऊपर चले जाए. व्हाट डू वी हैव टू लूज. इतनी समझ का इस्तेमाल कर पाना, आई थिंक हम सब लोग, क्योंकि बहुत लॉजिकल तरीके से हम बात कर रहे हैं. हालांकि यू हैव योर एक्सपर्ट नॉलेज इन a lot of these guidance sciences. हमने एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और पामिस्ट्री इन सब के बारे में तो थोड़ी कम बात की है, बट वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट लाइफ एंड how all that you guide people with comes from this deep understanding of life, deep understanding of who you are. आप अपने डिसीजंस कैसे लेते हो, आप अपनी इंट्यूशन कैसे बिल्ड करते हो, आप अपने आप को खुद को सैबोटाज कैसे करते हो, ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो आपने शेयर की है, और उसके ऊपर ये जो गाइडिंग साइंसेस हैं, इनका नॉलेज, विजडम और एप्लीकेशन. तो
तो बहुत ब्यूटीफुल रास्ते लाइफ के लिए खुल सकते हैं, मिल सकते हैं। डॉक्टर जय, अब हम क्योंकि 2025 के स्टार्ट में हैं, इस साल के लिए एनी प्रेडिक्शंस दैट यू हैव, और किसी पर्टिकुलर सर्टेन जॉनर ऑफ लाइफ के लिए कुछ काम हमें इस तरह से करने चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? व्हाट इज अ जनरल फ्रेम ऑफ आइडिया फॉर 2025 फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, जब कोई साल एक्टिव होता है और जब वो साल एक्टिव होता है तो वो एक अलग वाइब्रेशन लेकर आता है। जैसे एक बच्चे का हम 18th बर्थडे सेलिब्रेट करें तो वो एक अडल्टहुड को या इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करता हुआ होता है। वो शैम्पेन खोलेगा या उस दिन उसको लगेगा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, आई एम एन एडल्ट नाउ। सिमिलरली जब हम किसी का 40th बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम एक अलग माइंड में होते हैं कि नाउ मेरी आधी ज़िंदगी बीत गई, आई हैव टू नाउ एन्जॉय माई लाइफ, आई हैव टू लिव टू द फुलेस्ट, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो हर एक पड़ाव का एक अलग माइंडसेट होता है। ऐसे ही हर एक साल का भी अलग एक माइंडसेट होता है, एक अलग बिहेवियर होता है, एक अलग एटीट्यूड होता है, विच इज़ वेरी जेनेरिक। जैसे अगर धूप है, यहाँ मई जून का महीना है तो सबके लिए धूप है ना। अगर वो दिल्ली में रहते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, सबके लिए धूप है। बॉम्बे में थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी या ह्यूमिड ज़्यादा हो जाएगा, और साउथ की तरफ आ जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। बट गर्मी तो सबके लिए रहेगी, अनलेस आप सदर्न हेमिस्फीयर चले जाएं और फिर आपके लिए उल्टा सीजन चल रहा हो। बट एक सर्टन लोगों के लिए एक सर्टन टेम्परेचर है। ठीक इसी तरीके से साल या जो एनर्जी है या जो वाइब्रेशन है, वो चाहे 7 बिलियन पीपल हैं, लेकिन एक अलग वाइब्रेशन जो है वो मौसम की तरह है, वो तो सबके लिए ही है। अब आप एसी चला दो तो आपको गर्मी कम लगेगी, आपकी बॉडी पित्त प्रकृति की नहीं है तो आपको गर्मी कम लगेगी, मगर गर्मी तो लगेगी। ये तो नहीं बोल सकते कि गर्मी नहीं लगेगी, धूप में जाओगे तो पसीना नहीं आएगा या टैन नहीं होगे। एक सर्टन रिएक्शन विद अ सर्टन वे तो आएगा, कम ज्यादा बात की बात है। तो ये जो साल है, दिस ईयर इज अबाउट एक्शन, दिस ईयर इज अबाउट कंप्लीशन, दिस ईयर इज अबाउट मूवमेंट, दिस ईयर अबाउट फास्टनेस। फिर वो स्टॉक्स में भी दिखेगी, वो बिहेवियर में भी दिखेगी, वो एक्शन रिएक्शन में भी दिखेगी। द ओनली थिंग वी शुड प्रे कि इस साल हम ज़्यादा वॉर्स को ना देखें या हम बड़े इन्फेक्शंस को आते हुए ना देखें, जो हम देख रहे हैं। जैसे चाइना में इन्फेक्शंस आर टेकिंग, अभी कोई एक नया वायरस आ गया बिकॉज जो इस साल प्लानिटरी पोजिशंस हैं वो कुछ हद तक, to make an layman understand, is very similar to what happened during COVID beginning. So hence, yeah, we see something, coming more towards March. We'll see that सब कुछ थोड़ा हिल रहा है। बस हमें प्रार्थना करनी है कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छे के लिए हो। और प्रार्थना के साथ साथ हमें और क्या करना है, कितना अलाइंड होना है अपनी लाइफ को लेकर, और कैसे अलाइंड होना है कि हम 2025 को बेस्ट बना सकें। हम अपने ही दायरे पे कर सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री होती और हम बात कर रहे होते तो हम अलग तरीके से सोचते। तो एक छोटे बच्चे के लिए हम उतनी सजेशन देंगे जो वो बच्चे के लिए एप्लीकेबल है कि बेटा तुम शैतानी मत करो, या तुम पढ़ाई ठीक से करो, या तुम पढ़ते समय फोकस ठीक रखो, या तुम मम्मी पापा को जवाब मत दो। लेकिन एक 40 साल के आदमी को तो हम ये गाइडेंस नहीं ना दे सकते। तो एज ए लेमैन हम अपनी ज़िंदगी में जो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा डिसीजन 140 करोड़ लोगों के लिए, तो हमारी बात अलग होगी, हमारी सोच अलग होगी, हमारे एक्शन रिएक्शन अलग होंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होगी। तो एज अ लेमैन हम अपने एक्शंस को बेटर रखेंगे, हम सिर्फ अपने पैशन पे काम करेंगे, हम अपने एग्रेशन और अपनी ज़बान को ठीक रखेंगे, क्योंकि जो इस साल आप अपने रिश्ते ख़राब करेंगे वो मेंड होने में बहुत टाइम लेंगे। तो आप अपने लेवल पर जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, जो कुदरत ने करना है वो तो करना है। उसको हम सिर्फ अपनी सहजता के साथ, अपनी समझदारी के साथ और प्रिकॉशन के साथ कम हार्म को बचा सकते हैं, जैसे धूप से बचाने के लिए हम करते हैं। तो डॉक्टर जी, जो आप ये बता रहे हो, ये क्या हर साल के लिए ट्रू नहीं है? ये चीज़ें तो हमें 2024 में भी करनी चाहिए और 2026 में भी करनी चाहिए। 2024 में जब आपसे तो मेरी बात नहीं हुई, लेकिन इट वाज द ईयर ऑफ अनसर्टेनिटी। आप देखो 8 नंबर को आप ऐसे लिखते हो, नंबर इटसेल्फ सबकॉन्शियसली क्रिएट्स अ न्यूरॉन पैटर्न विच इज अप एंड डाउन। अनलेस आप इसको इन्फाइनाइट कर दो, आप इसको घुमा दो, तो ये साल अपनी अप्रोच को चेंज करने का होता है, चीज़ों के घूमने का होता है। हमने स्टॉक को यूं जाते हुए देखा, फिर हमने स्टॉक को पिछले साल देखा 2024 में। इसी तरीके से हमने पॉलिटिकली भी, जहाँ हमको लगा कि नहीं जीतेंगे हम जीते, जहाँ हमको लगा कि अरे यार इसमें क्या बात बननी है, ये तो क्लीन स्वीप है, वहाँ वैसी बात नहीं बनी। तो हमने
चीज़ों को जब ओवर कॉन्फिडेंटली लिया तो हमने झटके देखे. दैट्स द क्वालिटी ऑफ नंबर 8. इट टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन, इट टॉक्स अबाउट कॉशियसनेस, इट टॉक्स अबाउट बीइंग फोकस्ड, इट टॉक्स अबाउट इम्प्रूविंग योर कर्मास. तो नॉन स्टॉप आपको अपने मेंटल लेवल पे काम करना है. यहाँ पर मेंटल लेवल की बात नहीं है, यहाँ एक्शन की बात है. ये साल कहता है पहले आप कुएं में कूदो, फिर देखेंगे कि मोटरसाइकिल कैसे चलानी है इस कुएं में. इट इज अ ईयर विच सेज फर्स्ट डू इट, Action लो. विल सी लेटर, प्लस माइनस. तो जो सोचने में टाइम लेते हो पिछले साल तक, जिस समय कहा गया सोचो, करने से Mental. पहले 20 बार सोचो, मेंटली सोचो, एनालाइज करो, देखो इसमें कितने अप एंड डाउन हो सकते हैं, समझो. दिस साल इज अबाउट करो, डू इट, यू नो, लाइक एक्ट अपॉन इट. सो तो दिस जितने लोग इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, एग्रेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है कि यार, क्योंकि ये साल बोलेगा कि चक इट, खत्म करो, बट रोको. इस साल सिर्फ देखो कि ये एक्शन लेना है, वो वाले एक्शंस मत लो. करेक्ट, कि फिर जिसमें आप क्लीन अप करने में बहुत टाइम लग जाएगा. मार्स इज अ कमांडर इन एक्शन. इट्स लाइक अ मिलिट्री पीपल. अब गोली चल गई तो चल गई, आप मरेगा या जिएगा, और जिएगा तो भी बहुत समय लगेगा हील होने में. तो ये साल गोली चलाने का है. और जिनकी गोलियां पिछले साल चल गई हैं, जिन्होंने कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स खराब कर लिए हैं या कुछ अपने फाइनेंसेस खराब कर लिए हैं, वो क्या करें अब इस साल? देन ये साल तो और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि अंधाधुंध साल है. इट्स अ साल ऑफ क्विक एक्शंस. इसमें कुछ भी स्लो नहीं होगा. आपके रिजल्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन, सब कुछ क्विक होगी. 9 नंबर पे सारा चार्ट आके कंप्लीट हो जाता है, फिर 1 से शुरुआत होती है. इट्स अ ईयर ऑफ कंप्लीशन. तो सब अच्छा भी और बुरा भी फट फट कंप्लीट होगा. अब जहां नुकसान कर लिया, फोन करके सॉरी बोल दो, अच्छा एक्शन ले लो, उसका रिजल्ट भी अच्छा हो जाएगा. जहां आपके फाइनेंसेस बहुत खराब हो गए हैं, वहां पे वो लोग क्या करें इस साल? लाइक 2024 में बहुत लॉसेस बना लिए, चाहे स्टॉक्स में या प्रॉपर्टीज में या वट एवर रीजन्स में, व्हाट शुड दे डू? सो इस साल करेक्ट सेक्शन में पैसे लगाओ. जैसे डिफेंस इस साल उठेगा, इस साल स्टॉक्स में हम देखेंगे कि वेल नेक्स्ट ईयर वील सी मच मोर मूवमेंट इन गोल्ड एंड सिल्वर देन वी सी इन 2025, बट इट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट टू द लेटर पार्ट ऑफ इट इन गोल्ड एंड सिल्वर, क्योंकि हम 2026 में इसका बेटर रिजल्ट देखेंगे. बट डिफेंस सेक्टर में और ज़्यादा समझें, अपने पैसे को अलग अलग बास्केट्स में करके दें, क्योंकि इस बार करेक्ट एक्शन पे नुकसान और फ़ायदा दोनों ज़्यादा होगा. इन्वेस्टमेंट्स के लिए कितना अच्छा है ये साल? अगर कोई घर लेने का सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो अगर आपको अभी तक प्रॉपर्टी नहीं मिल रही थी, जैसे होता है ना कई बार चीज़ मिलती नहीं है, देखा 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 बात नहीं बनी, इस बार क्विक होगा, लाइक फट पसंद आने लगेगा. अगर पसंद आ जाए तो वेट नहीं करें, आप सोचें कि मुझे करना है, मेरी इन्वेस्टमेंट है, और अगर लगता है कि अपने चादर के बाहर पैर फैला रहे हैं तो उसको 2 बार सोचिए. एज आई सेड, आपको अपने पैशन को एग्रेशन नहीं बनाना है, यानी कि अपनी समझदारी को अपनी जोश में नहीं डेवलप करना. मतलब स्ट्रेच ज्यादा नहीं करना नहीं है खुद करना को, है, नहीं नहीं करना करना है इस साल. नहीं करना. चाहे आपको फाइनेंशियली स्ट्रेच करना जब हो, पैसा आ जाए तो बड़ा घर ले लेंगे बेच के, क्या प्रॉब्लम है. लेकिन ये साल ऑलरेडी एनर्जी बहुत हाई होगी, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा, अंधाधुंध काम नहीं करें. आई थिंक वहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, साथ ही साथ मैं भी अपने लिए यूजिंग दिस गाइडेंस फॉर माई सेल्फ. डॉक्टर जय, अगर फाइनेंसिस के अलावा हेल्थ के फील्ड में बात करूँ तो 2025 कैसा जाने वाला है? थोड़े इन्फेक्शंस हम ज़्यादा देखेंगे. इसके साथ साथ हम देखेंगे कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर बहुत ज़्यादा हम अच्छी मूवमेंट और अच्छी ग्रोथ नहीं देखेंगे, क्योंकि कुछ ट्रांजिट की प्लानिटरी पोजीशंस ऐसी बन रही है. गॉड शुड जस्ट ब्लेस अस कि हम और झगड़ों की तरफ ना पड़ रहे हों. बट लेटर पार्ट ऑफ द ईयर वील सी थिंग्स हैपनिंग इन अ फास्टर पेस. वील सी the economy growing well for us. We'll see mentally also, spiritually also. This is a year जहाँ पे spiritual awakening, लोगों की understanding, knowledge, ये सब बहुत अच्छी बढ़ेगी. हीलिंग के लिए ये साल कैसा होने वाला है? फिजिकल हीलिंग के लिए बहुत अच्छा होने वाला है. मेंटल हील ये समय चीज़ों को सरफेस पर लेकर आता है. फॉरगिवनेस पर अगर हम काम करें तो हीलिंग बहुत क्विक हो जाएगी. लेटिंग गो इज़ एन इम्पॉर्टेंट मंत्रा फॉर दिस ईयर, क्योंकि वो छूटता नहीं है 9 नंबर में. अच्छा, तो इस साल डिफिकल्ट होने वाला है माफ करना. बस हमें गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो फिर गुस्से में कैसे माफ़ किया जाएगा? माफ़ तो समझदारी से की जाए. ये तो सोचना पड़ेगा. अब आपकी बात सुन ली है और समझ आ गया है कि कुछ प्लानिटरी पोजीशंस इस तरह से अलाइन हो रहे हैं. मार्स का ईयर ना बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है. तुमने गलत किया, तुमको सॉरी बोलनी चाहिए, मैं सही, तो वो तो कोई मुद्दा ही नहीं है. वो तो कभी सॉल्व हो ही नहीं सकता. प्लस उसके हिसाब से वो सही है, आपके हिसाब से आप सही हो. सो दिस इज अ ईयर जहाँ पे सही गलत ग्रजेस भी बहुत होल्ड किए जाते हैं, क्योंकि आदमी को फायर कैसे आएगी?
कुछ तो होना चाहिए ना ऐसा जिसके लिए फायर क्रिएट हो. इट्स ईयर ऑफ फायर, गुड एंड बैड बोथ. तो अपनी जेलसी को इंस्पिरेशन में बदलिए, अपने गुस्से को मोटिव बेस्ड बनाइए, उससे फ़ायदा लीजिए, मेहनत और ज़्यादा कीजिए. इस साल मेहनत करके नहीं थकेंगे आप. अगर आपका मार्स अच्छा है तो आपको बहुत मज़ा आएगा मेहनत करने में. और इस साल जो लोग अपने लिए रेजोल्यूशंस बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, क्या लोगों को सक्सेस अगर वो 40 दिन भी अपने रेजोल्यूशन को कर लें तो पूरा साल उसको कर पाएंगे. दैट्स द एनर्जी ऑफ दिस ईयर. अगर 40 दिन कर लिया तो भाइयों और बहनों 40 दिन टिके रहना है. जो भी रेजोल्यूशन है, जो भी गोल है, जिस भी स्पेस में है, करेक्ट. चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे करियर में है, चाहे फिजिकल हेल्थ को लेकर है, वेट इफ लॉस यू है. स्किप्ड अ डे देन यू बैक टू जीरो. 40 डेज मीन्स 40 डेज, मजे से 40 डेज नहीं. पूरा वो 40 करना ही बिकॉज ये पड़ेगा. साल कंप्लीशन का है. तो हमारे ब्रेन को शार्प माइंड टेक्स 21 डेज टू क्रिएट अ न्यू न्यूरॉन पैटर्न एंड अ एवरेज माइंड टेक्स 40 डेज. इसीलिए हर धर्म 40 दिन की बात करता है. चलिया करो, रोजा करो, कि आपको एक पैटर्न सेट हो. तो अगर आप इस साल, बिकॉज ये साल एग्जीक्यूशन और रिजल्ट्स का है, तो आप 40 दिन कर लेते हो तो वो आपके साथ अब है ही है, अब है. बट इफ यू स्किप अ डे, यू ब्रेक द पैटर्न, स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो यानी कि अपनी मैनिफेस्टेशन को जम के, दिल खोल के करना है और फिर उसके पीछे जाना है. Passion, as I said. So, such a beautiful way. And thank you so much for contributing to this conversation. My pleasure, entirely. जाते जाते एक लास्ट सवाल जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, और आपसे सुनना तो बहुत ज़रूरी है, कि आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है? What is your definition of success? I don't think I'm successful yet. I feel I'm on the runway. And honestly, 2024 was the year where I committed to myself and was knowing that this is the year to take off. तो अभी बस रनवे से टेक ऑफ ही हुआ है. सक्सेस आई हैव नॉट टेस्टेड येट. आई एम स्टिल ऑन द वे टू इट. बट आई फील दैट जो भी अभी तक हुआ है, जो रनवे वाली सिचुएशन भी हुई है, हैपेंड व्हेन माय ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन चेंज टू लॉ ऑफ सरेंडरिंग. ये मुझे समझ में आया कि मेरी अट्रैक्शन, मेरी समझ, मेरी औकात सोचने की एक छोटे बच्चे जितनी है, और उसकी देने की एक विजडम भीष्म पितामह जितने वाइज, यू नो, इन द वे ऑफ एवोल्यूशन. मतलब इतने बड़े झरने से आ रहा है और मेरे पास तो एक ग्लास मेरी समझ ही कितनी है, मैं कितना मांगूंगी, मेरी सोच ही कितनी है. और जो आज तक हुआ, तो ग्लास ही है. क्या वो सोच थी मेरी? तो मुझे लगा कि मुझे ग्लास छोड़कर अब समुद्र में ही जाकर नहाना, धोना, बैठना, जुगी वुगी बनाकर रह लेना चाहिए. सो दिस इज आर्ट ऑफ सरेंडरिंग. ईच टाइम आई फील एंड आई थिंक यार ये क्यों नहीं हो रहा, आई इमीडिएटली काम डाउन एंड से उसको पता है क्या होना है, कब होना है, कैसे होना है और कितना होना है. सो देन इमीडिएटली आई क्रिएट एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग. आई ट्रांसफॉर्म इट इनटू ट्रस्ट. दिस इज लॉ ऑफ सरेंडरिंग, वेयर अट्रैक्शन में आप होप में होते हैं और सरेंडरिंग में आप फेथ में होते हैं. तो ये जो जर्नी होती है, होप टू फेथ, इज व्हाट transformed everything around the way I think, the way I be, the way I believe, the way things happen to me. Because anything that is happening around me, with me, for me, I know is for my betterment. And I don't doubt that feeling of universe. मैं उसमें अपना संदेह नहीं लाती, क्योंकि उसको क्या पड़ी है कि आज जो एक पर्पल और पिंक साड़ी में है उसके साथ मैं बुरा करूँगा. It doesn't operate like that. His only job is to make me happy, make me feel pampered and take care of me. You know, and I know he's doing his job well. I just have to trust him with the timing. You can't make 9 women pregnant and expect the child in 1 month. ऐसा होता नहीं है. एक बच्चा 9 महीना ही लेगा, 9 औरतों को 7 प्रेग्नेंट करने के बाद भी. So everything will take its own due course, जिसकी मुझे समझ नहीं है, और मैं प्री मेच्योर डिलीवरी कराकर प्रॉब्लम को बढ़ाऊंगी, घटाऊंगी नहीं. तो I don't believe in premature deliveries. I believe in timely deliveries and healthy deliveries. For that, I know the patient and trust I have, which I've developed now. और जैसा आपने बताया, I hope कि बाकी जो लोग सुन रहे हैं वो भी समझ पाए कि ये जो फेथ है इसको डेवलप किया जा सकता है. और कोई तरीका नहीं है. अगर आपके पास आज नहीं है, कभी कभी हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें नहीं होता फेथ. शायद हमारे लाइफ के इवेंट्स ऐसे रहे, अपब्रिंगिंग ऐसी रही, घर परिवार ऐसा रहा कि हमने नहीं सीखा फेथ करना, क्योंकि मैंने नहीं सीखा था अपनी लाइफ में. बट एट अ सर्टेन स्टेज इन माई लाइफ आई हैड नो ऑप्शन बट टू लर्न हाउ टू डू इट. तो जो लोग अभी लाइफ में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या अनसक्सेसफुल, या
अचीवमेंट की फीलिंग नहीं फील कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट हियर टू टेल यू थ्रू डॉक्टर जयमदान ऑल्सो कि आएगा, यू नो, There's no फेथ को other way. कल्टिवेट करना पड़ेगा, वो आएगा. Correct. So on this positive note, I would like to thank you, Dr. Jay, for coming on the Journey Within podcast. My pleasure entirely. Thank you. Thank you. Thank you for watching today's episode. I'm sure आज के इस एपिसोड में आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिले होंगे जहाँ पे आप अपने कुछ बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर चैलेंज हुए होंगे, कुछ अपने थॉट्स या जिस तरह से आप अपनी लाइफ को चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, एक्शंस लेते हैं या नहीं लेते हैं, उनके ऊपर चैलेंज हुए होंगे. और अगर आप उन मैसेजेस को डीपली पकड़ लेंगे तो वहाँ से आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का रास्ता ज़रूर निकाल लेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड. प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और भी लोगों तक इस ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेशन को जो सच में ज़िंदगी बदल सकती है उन तक पहुँचाइए. थैंक यू अगेन एंड आई विल सी यू